और आइए एबीपी रिपोर्ट में अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड से खबर है जहां एक शहर तबाही की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये शहर आप जानते हैं जोशीमठ है और आज की बड़ी खबर जोशीमठ से ये आ रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के सदस्य आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव भी जाएंगे। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम भी हालात का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन संस्थानों में एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसके अलावा आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान के सदस्य शामिल होंगे जो अध्ययन करेंगे। तो जोशीमठ में जमीन धंस रही है। भू धंसाव के लिए जो हेलंग बाईपास है उसको जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसके निर्माण पर रोक लगी है। सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज वहां मौके पर पहुंचा। हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा यहां बाईपास रोड पर पहुंचे। आरोप है इसी बाईपास को बनाने के लिए बड़े बड़े ब्लास्ट किए जा रहे हैं। बाईपास बनने के बाद जोशीमठ की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं हेलंग बाईपास पर मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं, ये हेलंग मारवाड़ी बाईपास है जिसकी लंबाई जो है 6 किलोमीटर लंबी है। इस 6 किलोमीटर लंबे रोड को जो है यहाँ पर बनाया जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये बीआरओ द्वारा जिसका निर्माण किया जा रहा है, इसका हालांकि कार्य जो है बंद कर दिया गया है। इस तरीके से जैसा लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पत्थर तोड़े जा रहे हैं। ये बिल्कुल जोशीमठ की तलहटी पर ये जगह मौजूद है। आप देखिए यहाँ से 6 किलोमीटर लंबा ये बाईपास बन रहा है जो बद्रीनाथ की तरफ जो है जाता है रास्ता। उसके रास्ते की तरफ यहाँ जो तमाम जो पत्थर हैं जो तोड़े जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ बोल्डर जो है ये तोड़े जा रहे हैं, ब्लास्ट करके तोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, ये जो पत्थर जो हैं यहाँ के ये तोड़े जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ये ब्लास्ट करके तोड़े जा रहे हैं। ये ऐसा है ना सर, ये रॉक ब्रेकर से पहले जब ये नहीं आया था उससे पहले तोड़े गए हैं यहाँ पे। रॉक ब्रेकर क्या होता है? ये है सर, ये मशीन है ना। अच्छा। जब इनका काम बंद हो गए, ऑटोमेटिक के काम बंद हो गए। और ये जो माल हम इसमें उठा रहे तो हाथ से उठा रहे, इसको जो डंप है ना सर, तो इसको उठा रहे हम जहाँ पे रोड डैमेज हो रखी उसको बनने के लिए, ताकि गाड़ियां आती रही जाती रही। अभी काम जैसे बंद है इस वाले रोड पे, तो ये क्या कहते हैं, ये अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो मैकिंग है ना सर, ये मैकिंग उठा रहे गाड़ी में जहाँ पे रोड बैठ रखी, जहाँ के आप भी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। उस रोड तो बंद नहीं हो सकती है, तो इसलिए उस रोड को भरने के लिए हम ये मैकिंग ले जा रहे हैं, वहाँ भरेंगे उसको। आप भी बीआरओ के हैं सर भैया? तो देख सकते हैं कि ये वही बाईपास है। हालांकि इसका काम जिस तरीके से जोशीमठ में जब ये धसान शुरू हुआ है उसके बाद से यहाँ इसका काम जो है रोक दिया गया है। ये तमाम जो पत्थर हैं, आप देखिए, लोगों का जो आरोप है, जो यहाँ के स्थानीय लोग जो इसको लेकर के धरने पर भी बैठे, उनका जो आरोप था कि ये जो ब्लास्ट करके तोड़ा जा रहा है। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसी पहाड़ पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। जब तेज तेज ब्लास्ट होते हैं लोगों के आरोप के तहत कि जिसकी वजह से उनके जो है घरों में भी दरारें आती हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। ये जो हेलंग बाईपास जो रोड बन रही है, इसके बनने से फ़ायदा ये हो रहा है लोगों का कि 30 किलोमीटर जो है रास्ता रह जाएगा यहाँ से बद्रीनाथ का। ये हेलंग नाम की जगह से ये बाईपास शुरू होता है और देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर हैं। आगे की तरफ मैं आपको ले जाऊँगा, इसमें दिखाऊँगा कि यहाँ ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो तोड़े जा रहे हैं। ये चारों तरफ आप देखिए कि आगे की तरफ आपको यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे कैमरा पर्सन मनीष उनियाल आपको यहाँ पर ले जाएंगे। ये इतना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर है, आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जो तोड़े जा रहे हैं। यहाँ जोशीमठ शहर जो है, इसके नीचे जोशीमठ के शहर के बिल्कुल नीचे जो पहाड़ जिस जगह जोशीमठ बसा हुआ है उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये जो काम चल रहा है हेलंग बाईपास का, आप देखिए ये यहाँ पर ब्लास्ट करके, जैसा लोगों ने आरोप लगाया है, ये ब्लास्ट करके यहाँ पर ये पूरा पहाड़ तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जो हेलंग बाईपास को जो है इसको जिम्मेदार लोग बताते हैं, जो जोशीमठ में जिस तरीके से धसान हो रहा है। और ये जो काम है अब इसको रोक दिया गया है, कुछ दिनों के लिए अभी रोक दिया गया है। एनटीपीसी की टनल का काम रोक दिया गया है और इस बाईपास का भी काम रोक दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज जोशीमठ।
और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मौके से। हमारे सहयोगी ध्रुव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्रुव से कि इस वक्त की स्थिति क्या है, लोगों में किस तरीके का डर, कैसी दहशत, क्या दरारें और चौड़ी हो रही हैं ध्रुव? बिल्कुल रोमाना, तस्वीर एक आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए जो गाड़ी खड़ी है, सामान लोग पैक कर रहे हैं, अपना अपना सामान यहाँ से ले जा रहे हैं। ये देखिए खौफ का जो मंजर है यहाँ पर, जिस तरीके से दरारें पड़ रही हैं। ये देखिए अभी जो है सामान यहाँ पर पैक किया जा रहा है। जिस रोड पर यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है कभी चहल पहल रहा करती थी, अभी देखिए कि पूरा का पूरा ये जो लोग जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। क्या कहेंगे दादी, कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाना, क्या करना, कहाँ जाना? तभी बोले कहाँ जाना है। अब मकान ये होटल कार्ड नहीं रहे, वो तो नीचे ये जैसे हमारे तो बहुत खतरा है, वैसे तो हमारा थोड़ा बहुत बच रखा है, अभी भगवान की दया से बच रखा हमारा। और जब ये तोड़ेंगे नहीं, ये 3 मंजिल तक भी तोड़ देते तो हमारा बच जाता नीचे। आपका घर कहाँ पे है? यही होटल के नीचे। होटल के नीचे? हाँ। तो आप क्या चाहती है, होटल गिराया जाए? ये गिराया जाए बस, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बोली मत दो, वो पैसे भी मत दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, पर ये होटल काट दो, ये आवे और कुछ नहीं चाहिए हमको। मतलब बचने की उम्मीद है हमारी कि जब मैं सोच रही कि हमारे ये होटल काटने से हमारा मकान बच सकता है। थोड़ा बहुत वो हो गया ना, एक कमरा तो वो टूट गया, पर जो जितने भी बचा है हमारा, तो वो मैं बोली कि वो बच सकता है। अगर ये होटल तोड़ देंगे, वो 3 मंजिल भी तोड़ देंगे तो हमारा बच सकता है। मेरे को बहुत विश्वास है, मतलब अंदर से मेरा वो दिल ये कह रहा है कि बच सकता है हमारा। आप देख सकती है रोमाना, जिस होटल की बात कर रहे हैं, ये वो होटल मैं आपको दिखाता हूँ। ये होटल जैसे कल हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, ये वही होटल है रोमाना। आप देखिए कि ये जो है इसमें दरारें आनी शुरू हुई थी। अब ये पीछे की तरफ बस्तियां बसी हुई हैं। अब ये इतना बड़ा होटल है, आप देखिए यहाँ से पूरा ये क्रैक आया हुआ है, ये पूरी तरीके से जो है फट चुका है। मनीष भाई थोड़ा संभाल के आना इधर से। जो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है दरार पड़ चुकी है। ये पीछे की तरफ ये होटल जा रहा है। आंटी पीछे रहिए, ये होटल जो है पीछे की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से जो पीछे के घर हैं उन घरों पे इसके गिरने का खतरा है। तो लोग ये चाह रहे हैं कि इस होटल को पहले गिराया जाए। हाँ बताइए। आप आ जाओ यहाँ पे, मैं दिखाती ना, घर दिखाती हूँ आपको दिखाते घर की कौन सा घर है हमारा। पर ये एक सेकंड आंटी, एक चीज और दिखा दूं मैं आप रोमाना। देखिए ये होटल है ये मलारी इन होटल। इसकी जो ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जो दोनों मिल चुकी हैं, दोनों बिल्डिंगें इस तरफ को झुक चुका है। और धीरे धीरे करके जिस दिन पहले दिन मैं आया था यहाँ पर, तो ये दरार जो है इतनी बड़ी नहीं थी। अब इसमें आप देखिए कि पूरा पैर जो है घुसने लग गया इस तरीके से यहाँ पर। अब ये होटल पीछे की तरफ जा रहा है, जैसा आंटी कह रही थी। यहाँ पर जो पीछे की तरफ जितनी भी बस्तियां बसी हुई हैं, उनको डर ये है कि यहाँ जो है ये पीछे को गिरेगा तो उन सारे के सारे घरों को लेकर जाएगा। और यहाँ और दूसरा इसकी जो बुनियाद है वो काफी अंदर तक है। जब ये गिरेगा तो इसको, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है आने वाले दिनों में ये होटल गिर सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो दूसरी तरफ की ये बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी तरफ की जो बिल्डिंगें हैं, इन पर इस तरह से रेड मार्क लगा दिया गया है। अगर ये होटल गिरता है तो कहीं ना कहीं बुनियाद जो वहां से उखड़ेगी तो वो यहाँ तक जो है इस बिल्डिंग पर भी असर करेगी। और दूसरा तरफ आप देखें, यहाँ जो है ये पूरा का पूरा क्रैक्स जो है पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये पहले नहीं थे, ये भी अभी 2-3 दिनों के अंदर ही ये सारे क्रैक्स हुए हैं। पूरा का पूरा जोशीमठ शहर जो है, यहाँ से नीचे की तरफ आपको दिखाऊं जो आबादी यहाँ पर बसी हुई है, ये इधर की तरफ को मैं आपको दिखाऊंगा जो ये होटल का दूसरा हिस्सा है। आप देखिए इतना बड़ा होटल है ये पूरा का पूरा, मल्हारी इन होटल और माउंटेन व्यू होटल। ये 2 होटल अगर यहाँ से गिरते हैं रोमाना, तो पीछे की तरफ की जितनी भी बस्तियाँ हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ मैं आंटी ले जा रही हैं, ये आप देखेंगी पीछे की तरफ। मेरे कैमरा पर्सन आपको यहाँ से दिखाएंगे, मनीष सुनियाल। आप देखिए ये जो पूरा का पूरी बस्तियां जो हैं, पूरे घर जो नीचे जितने भी घर हैं, इन सभी घरों को खतरा है। अगर ये, क्योंकि धीरे धीरे करके पीछे की तरफ ये जो होटल जा रहे हैं, आप देखिए नीचे जितने भी घर हैं, ये इतना बड़ा होटल है। ये 2 होटल्स है, मल्हारी इन और माउंटेन व्यू। तो नीचे के जितने भी घर हैं इनको सबसे ज्यादा खतरा है। ये सभी डरे हुए हैं। अगर ये वाले घर जो है ये होटल गिरा तो सब इसकी जद में आ जाएंगे। इस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, और आज जो है तमाम टीमें यहाँ पर आने वाली हैं। बिल्कुल, ये विस्तृत रिपोर्ट एक तरीके से ध्रुव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ध्रुव ने वो पूरा इलाका आपको दिखाया। ध्रुव ने बताया कैसे जब से ध्रुव यहाँ जोशीमठ में पहुंचे हुए हैं तब से ये दरारें और बढ़ती जा रही हैं। ध्रुव, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। मैं आगे आपके पास आऊंगी। इस बीच बताते हैं आपको कैसे जोशीमठ हिमालय के आगोश में अब तक तो महफूज रहा, वो हिस्सा जिसके वजूद पर अब सवालों की दरारें पड़ चुकी हैं।
देखिए, लाखों साल पुराना हिमालय सिर्फ बेजान पत्थरों की निर्जीव श्रृंखला नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों को आधार देने वाला वो आशियाना है जिसके कुछ हिस्से विकास के नाम पर बलि चढ़ गए। आखिर ऐसे विकास का विज्ञान क्या है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजनीति जब विकास की बात करती है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए या फिर उस विकास के लिए जिस तरीके से कीमत आम आदमी की जिंदगी देकर चुकाई जाती है, इसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा? देखिए ये रिपोर्ट। देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहाँ पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। जोशीमठ के वजूद पर पड़ी दरारें कुछ कहती हैं। इन दरारों में दफन होते आशियाने कुछ पूछ रहे हैं। आखिर क्या गुनाह है जोशीमठ का? क्या जुर्म किया है जोशीमठ में रहने वाले इन बाशिंदों ने? जोशीमठ के घरों में आई दरारों का एक विज्ञान है। पहाड़ों में भूधसाव एक प्राकृतिक घटना मानी जाती है, लेकिन जोशीमठ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि औली धौली गंगा के इलाके भूकंप संभावित इलाके हैं। साथ ही जोशीमठ में आबादी बढ़ने के साथ यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को उस हिसाब से नहीं बनाया जा सका। भूवैज्ञानिकों ने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में ये वजहें भी बताई और इसे रोकने के रास्ते भी सुझाए। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। पहले तो है जियो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये लैंडस्केप की प्रॉब्लम है, ये पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ निकलेगा इसकी प्रॉब्लम है। फिर पानी के साथ में उन चैनल्स को आइडेंटिफाई करिए जहाँ से वो मटेरियल रिमूव कर रहा है। उसके बाद में आप पानी में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स इस तरीके के हैं जो सीपेजेस को और उनको ट्रीट किया जा सकता है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि अगर इसमें कोई पानी का रोल है तो हमें पानी का सोर्स आइडेंटिफाई करना ही होगा। अगर पानी स्नो मेल्ट है तो हमें स्नो मेल्ट को ही ऊपर से औली से डाइवर्ट करना होगा किसी और तरफ। जोशीमठ का वजूद खतरे में, लेकिन इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार कई सर्वेक्षण करा रही है और वैज्ञानिकों से राय भी ले रही है। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो तो उसी का पालन हो जाता है तो इतने नौबत थोड़ी आती। जियोलॉजिस्ट एसपी सत्ती का कहना है कि अब जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाना बेहद मुश्किल है, इसलिए सरकार को पहले जोशीमठ शहर में रह रहे लोगों को बचाना होगा। कैटेगराइजेशन हो, क्लासिफिकेशन हो कि कौन से लोग एकदम तत्काल जद में है, उनको तत्काल इवैक्यूएट किया जाए। कुछ को 10-15 दिन की राहत के बाद किया जाए, कुछ दूर को 2-3 महीने में किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि अभी केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए, लोगों को बचाने का। जोशीमठ भूधसाव को लेकर सरकार अब क्या कुछ उपाय कर रही है और यहाँ रह रहे लोगों को किस तरीके से बचाती है, इस पर राज्य ही नहीं पूरे देश की नजर होगी, क्योंकि जोशीमठ कोई एक शहर नहीं बल्कि देश की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। देखिए, दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में 3 युवकों ने हंगामा किया था। तीनों पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा। एयर होस्टेस ने उन्हें समझाने की जब कोशिश की थी तो वो उससे भी उलझ गए। युवकों पर एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़, मारपीट के आरोप भी लगे। पायलट ने इस पूरे मामले को लेकर पटना के एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन हुआ है। पटना के एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी इन 3 युवकों के खिलाफ, जिनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि घने कोहरे की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ी देरी से जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच गए हैं।
पीएम इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद 17वें प्रवासी भारतीय दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 70 देशों के 3,500 प्रवासी सदस्य जो शामिल हो रहे हैं इस बार इस प्रवासी सम्मेलन के 17वें संस्करण में। दुनिया भर में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले भारतीयों को सम्मानित करने का ये मंच, प्रवासी भारतीयों को अपने देश से, अपनी जड़ों से जोड़ने का ये मंच, एक ऐसा मंच जिससे प्रवासी भारतीयों और देशवासियों के बीच एक मजबूत नेटवर्क बनता है। यहां इस भारतीय प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर सामने आ गई है। अभिवादन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर उनका प्रवासी भारतीयों को संबोधन। कुछ जो प्रवासी भारतीय पहुंचे हुए हैं वो बहुत उत्साह से, बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा आपको फौरन इंदौर लिए चलेंगे। इस सब के बीच एक बार फिर से बात जोशीमठ के दरारों की दर्द की। जोशीमठ जहां जमीन धंस रही है और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तय मानक से ज्यादा होने वाले निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। सीएम धामी ने जिला प्राधिकरण के अध्यक्षों को ये निर्देश दे दिए हैं। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, यहां तय मानक से ज्यादा जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। जिला प्राधिकरण के अध्यक्षों के लिए ये मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश पारित कर दिए गए। तो जोशीमठ के संकट से सरकार सबक लेते हुए जहां पर भी नियमों की अनदेखी हो रही है, पालन नहीं हो रहा है, ऐसे निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। ये जोशीमठ की जो ये घटना हमारे सामने आई, आपदा आई है, ये आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हम उस पर अब चूँकि सारी सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे रोक लगाएंगे, काम करेंगे उस पर। देखिए, आस्था और श्रद्धा की भूमि जोशीमठ, जहां आज आंसुओं का सैलाब, विकास के नाम पर किए जा रहे काम, सदियों से यहां बसे लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहेगा, लेकिन जान बचाने की मजबूरी ऐसी है कि अब आश्रय से आगोश से ज्यादा वो बड़ी हो गई है और इसीलिए घर छोड़ना पड़ रहा है। जोशीमठ के लिए वाकई ये बेहद मुश्किल वक्त है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं है हमारे लिए। शासन प्रशासन ने हमें यहाँ तो भेज दिया पर हमें कोई सुविधा नहीं, ना तो बिस्तर है, ठंड में ऐसे बच्चे ऐसे वो कर रहे, ठंड के मारे पेट में दर्द हो रहा और भूख के मारे भी। हमारी पूरी खेती बाड़ी टूट गई है और हम घर से बेघर बन गए। अभी शासन प्रशासन से हमको कोई मदद नहीं है। एबीपी न्यूज के कैमरे में ये दर्द दर्ज है जोशीमठ के सिंघार का, जहां तमाम छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं रह रहे हैं। इन लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से कोई भी इनकी सुध नहीं ले रहा। ये भूखे प्यासे और ठंड से बेहाल है। देवर ने जितनी कमाई थी इसी में लगाई, मैंने भी जितना किया सब इसी में लगाया। अब कुछ नहीं हमारे पास, हम तो बेघर हो गए बेटा, क्या करें, हम कहाँ जाएं। और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं है हमारे लिए ना। हमारे घर बार भी नहीं है, कहाँ जाना, क्या करना, खाने के नहीं है, ओढ़ने के नहीं है, कुछ नहीं। रास्ते में आ रहे हम रात को आए हम यहाँ। आप देख सकते किचनों में मेरा पूरा सामान इधर का उधर का, कुछ तो दब गया सामान, कुछ तो दब गया सामान। मंदिर में अंदर आ गया, क्या करना, पूजा पाठ कहाँ करना, खेत बाड़ी सब, मकान उकान सब तस नस हो गया। मेरे ऐसे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती और चार मेरे 2 नातनी 3 नातनी है, एक वो है मेरी, उनकी मेरे बड़ा वाला लड़का की डेथ हो गई। और हम ऐसी स्थिति में अभी शासन प्रशासन ने बोलो मेरे को मत करो मदद, इन्हीं के लिए तो करो मदद। ये तीन बच्चे मेरे हैं, हस्बैंड मेरा है नहीं,
बुजुर्ग सास ससुर हैं मेरे और 3 तारीख से भयंकर स्थिति में हैं, तो प्रशासन ने हमें यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ पे रहते, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। कल रात उन्होंने कहा हम खाना लेके आते, कोई नहीं आया। रात को 1 बजे मेरी लड़की ने बोला कि मम्मी मेरे पेट में दर्द है, मुझे कहीं से भी खाना लेके आ। फिर मैं 1 बजे यहाँ पे ऊपर पे गई, किसी से 2 रोटी मांग के जरा दाल लेके, मैंने कहा मेरी लड़की के पेट में दर्द हो रहा, फिर लेके आए। मैं थोड़ा इतना मैगी भी ज्यादा नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे। मेरी तो ना तो पति है ना तो कुछ है, कमाने धमाने वाला। और शासन प्रशासन ने हमें यहाँ तो भेज दिया, पर हमें कोई सुविधा नहीं, ना तो बिस्तरा है। ठंड में ऐसे बच्चे ऐसे वो कर रहे, इनके ठंड के मारे पेट में दर्द हो रहा और भूख के मारे भी। कल इसने कहा मम्मी मुझे रात को था 1 बजे गई मैं लोगों के दरवाजे पे, तब 2 रोटी और इतने दाल है, किसी कोई मदद नहीं हमको। ये हालात तो उस जगह के हैं जहां लोगों को विस्थापित करके पहुंचाया गया है। अब देखिए उन लोगों का दर्द जिनके घरों में दरारें आ गई हैं और राहत का कोई इंतजाम इन तक नहीं पहुंचा है। सिंघधार पर हम मौजूद हैं, सिंघधार वार्ड में। आप देखिए कि यहाँ से दूसरी तरफ दिखाई देने लग गया है, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो चुकी हैं, ऐसा लगता है कि जमीन नीचे की तरफ धंस रही है। तमाम लोग हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग हैं, वो परेशान हैं, वो हमें दिखा रहे हैं अपने जो है। आंटी ये कब से आनी? ये 2-3 तारीख से 2 तारीख से हुआ और 3 तारीख और 4 तारीख के 2 दिन के बीच में ये पूरे दरार जा रखे। क्या करूं, हम कहाँ जाऊं? हम खाली उधर आग जला रहे, आग के वहां पर रात गुजारे। इतनी परेशानी हो गई। यहाँ रोड में पानी आ रहा है, हमारा पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। ये नगर पालिका पानी आ रहा है, पूरे वही छिप गए वहाँ पानी। अब मकानों में पूरे दरार आ गई। कहाँ जाऊँ हम, क्या करूँ? हमारे यहाँ पास जगह नहीं इतनी है, जैसे पैसा हुआ वैसे मकान बनाया हमने। अब कहाँ से बनाऊं? हमको सरकार जरूर मदद कर दो। हाँ ये पत्थर है, पत्थर में मकान बना रखे, वो पत्थर की जरूर इंतजाम कर दो। ये अभी कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया आपसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। अब बात से देने में सारे पूरा टूट, ये भी टूट, ये भी नहीं दे दो। लोगों का दर्द उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सामने सैलाब की तरह फूट पड़ा। हमारा घर सीधा नीचे गिरने वाला है, ये लोग हमारी एक नहीं सुन रहे। हम क्या करें? मेरी 6 महीने की बेटी है, मैं 2 तारीख से रोड में हूँ। इतनी ठंड है, क्या करूँ मैं? हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ के सिंघधार वार्ड में कल एक मंदिर टूटकर गिर गया। यहां घरों के हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सभी घर वाले, आसपास के अन्य लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं। इस घर के हालात देखिए, यहाँ पर ये पूरी दीवार जो है टूट चुकी है, जो बीम है वो पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। इसी के ऊपर एक मंदिर हुआ करता था, वो मंदिर कल जो है अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। यहाँ अंदर की तरफ देखिए, क्योंकि अंदर की तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल से कहूंगा ये दिखाएं कि जो बड़ी बड़ी दीवारें थी वो टूट करके गिर चुकी हैं, क्रैक्स जो हैं कितने बड़े हो चुके हैं। और आगे की तरफ जो है, यहाँ से मैं आपको लेके आऊं जो है इधर से, ये पूरा जो यहाँ पे जो चबूतरा हुआ करता था ये पूरी तरीके से टूट चुका है। ये कल जो है यहाँ ऊपर जो मंदिर था वो टूट गया था। उसके बाद जो यहाँ के हालात किस तरीके के हो चुके हैं आप देखिए कि ये पूरे के पूरे जो बीम थे वो टूट कर गिर चुके हैं। किसी भी वक्त ये मकान गिर सकता है। और यहाँ इसका जो बाथरूम जो हुआ करता था लोगों का, ये देखिए ये टेढ़ा हो चुका है। तबाही का आलम यह है कि यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली में भी दरारें आ चुकी हैं। ये वही मंदिर है जहां आदि शंकराचार्य जी ने तप किया था। यहाँ 2500 सालों से अखंड ज्योत जलती है। वहीं 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष भी है जिसके नीचे बैठकर शंकराचार्य जी ने तप किया था। लेकिन आपदा की चपेट में ये मंदिर भी आ गया। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की दरारें जो हैं यहाँ पर आ गई हैं। मंदिर के अंदर मैं आपको ले जा रहा हूं। ये कई 100 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन दरारें जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दीवारों पर दरारें आई हैं। ये देखिए क्रैक्स जो है यहाँ पर आ गए हैं। ये शंकराचार्य की तपस्थली है, भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। और
उसके यहाँ पर जो है तमाम श्रद्धालु आते हैं। लेकिन देखिए, ये उसी जोशीमठ शहर में, जिस शहर को शंकराचार्य जी ने बसाया, उसी शहर की आज इस स्थिति के बीच ये मंदिर भी कहीं अछूता नहीं रहा। इतना ही नहीं है, मैं अंदर भी आपको दरारें दिखाऊंगा कि जो मुख्य यहाँ पर देखिए लोग पूजा करने भी पहुँचे हैं। भगवान शिव शंकर की यहाँ पर पूजा होती है। सबसे प्राचीन मंदिर ये है, बहुत मान्यता इस मंदिर की है। लेकिन आप देखिए जो पुरानी जो दीवारें हैं वहाँ पर भी किस तरीके के क्रैक्स आप देख सकते हैं। ये आगे हैं यहाँ पर, ये देखिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि ये 1-2 दिन के भीतर ही उन्होंने अचानक जब देखा तो दीवारों पर इस तरीके से ये क्रैक्स आई। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कितनी स्थिति जो है यहाँ पर ख़राब हो रही है। तबाही की इन तस्वीरों के बावजूद उत्तराखंड प्रशासन इसे कम करके आंक रहा है। खुद जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जोशीमठ का एक हिस्सा है जहां पहले से कुछ दरारें थी। जोशीमठ के बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा। ये पूरे क्षेत्र में धसाव नहीं है। एक पोर्शन है जहां पहले से कुछ क्रैक्स थे, तो वहाँ पर अभी इस समय क्रैक्स एक्सेसरबेट नहीं हुए हैं, वो एक समान ही है। एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो किस कारण से हो रहा है। तो क्योंकि अधिकांश जोशीमठ के क्षेत्र में इस तरह का इशू नहीं है, इसीलिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए हम जोशीमठ के अंतर्गत ही लोगों को हम रीसेटल कर पा रहे हैं। और जो होटल्स हैं और जो धर्मशाला हैं, होम स्टेज हैं, जहाँ जो सेफ एरियाज़ में है, वहाँ पर हम लोगों को कोई जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को सेटल कर रहे हैं। जोशीमठ दर्द से बेजार है। यहां जल्द से जल्द तात्कालिक राहत की दरकार है। भले ही प्रशासन इसे बड़ी घटना के तौर पर तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन किसी एक को भी अगर बेघर होना पड़ रहा है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये भी जहन में रखना होगा कि जो कुछ हो रहा है उसमें इन लोगों का क्या कसूर है। 2024 में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, अभी ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इस सब के बीच इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश को योग्य बताए जाने वाले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुशील मोदी कह रहे हैं जो पार्टी अपने दम पर 44 सीट नहीं ला सकती, उसका नेता पीएम कैसे बन सकता है। लालू यादव के दही का टीका लगाने से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता है। पीएम पद के लिए ममता और केजरीवाल नीतीश से ज्यादा बड़े दावेदार हो गए हैं, इसीलिए नीतीश का ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा। ये बड़ा दावा सुशील मोदी की तरफ से किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का भारत के ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। नीतीश से बड़े दावेदार अगर क्षेत्रीय दलों की बात की जाए, वो तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बन गए हैं। नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद की रेस में पिछड़ चुके हैं। यह बड़ा दावा जो सुशील मोदी की तरफ से किया जा रहा है। तो जेडीयू के नेता ललन सिंह की तरफ से यह दावा किया गया था योग्य नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन अब इसी पर पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। सुशील मोदी जो हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये ख्वाब प्रधानमंत्री बनने का नीतीश कुमार का कभी पूरा नहीं होगा। सुशील मोदी ने किस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए, पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के ख्वाब को पूरा ना होने की बात कही है, वो सुनाएंगे आपको। नीतीश कुमार भले ही लगातार ये कह रहे हो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता लगातार इस तरीके का जिक्र करते रहते हैं कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और अब जो है इसी सिलसिले में जो ताज़ा बयान आया है वो आया है ललन सिंह का। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। सुशील मोदी जी हमारे साथ में हैं। सुशील जी, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि देखिए हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम नेता और ताज़ा बयान ललन सिंह का यही कह रहे हैं। देखिए, कौन नेता जो कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन अपने जो बगलगीर लोग हैं उनसे नारा लगवाते हैं देश का नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री जैसा हो, फलाना जैसा हो। तो ये तो आम बात, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, उनके मन में तो है कि मैं 18-19 साल बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका, और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। अगर देवगौड़ा बन सकते हैं, गुजराल बन सकते हैं, तो मन के भीतर तो लड्डू फूट रहा है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन बोलने में संकोच हो रही है, दिक्कत हो रही है। और ये केवल उनके नज़दीकी नहीं है, ललन जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का मतलब कि पार्टी का बयान,
वो विधायक दल के नेता से भी बड़ा नेता माना जाता है। तो यानी अगर ललन जी ने बयान दिया, इसका मतलब है कि उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो इसमें देखिए कोई लुका छिपी नहीं है, वो बोले कुछ भी, लेकिन उनके सारे लोग चुनाव में यही कहने वाले हैं कि पहली बार एक बिहारी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इस नाम पर बिहारी सेंटिमेंट को जगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई जो व्यक्ति अपने राज्य में 44 सीट नहीं जीत सकता है, जिसमें वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई, उससे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार तो ममता बनर्जी हो सकती हैं या अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जिनकी 2 राज्यों में अपने बलबूते सरकार है। लेकिन सपना देखने में तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से ललन सिंह का बयान सामने आया है कि देखिए प्रधानमंत्री कौन बेहतर हो सकता है, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं जो नीतीश कुमार अपनी योजनाएं बिहार में लागू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो उनको सिर्फ जो है उसके बाद में कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो नरेंद्र मोदी से बेहतर नीतीश कुमार है, वो योजनाओं के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बेहतर होना विषय नहीं है। अमर्त्य सेन हो सकता है कि बहुत बड़े विद्वान हों, या और कोई नेता हों जो बहुत बड़े मैच्योर समझदार, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, RBI चला रहे हैं। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसके बाद 250 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें होंगी, जिनको जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लालू के दही का टीका लगाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उसको जनता का आशीर्वाद चाहिए। और जनता का आशीर्वाद केवल एक राज्य में नहीं, देश के लगभग सभी राज्यों में अगर उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। और सर, विपक्ष को, क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि 250 से ज़्यादा सीटें चाहिए, नीतीश कुमार ने एक कोशिश ज़रूर की कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ में बैठ के भी की, लेकिन पिछले कुछ समय से वो एक बार फिर से बिहार पे केंद्रित नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति में बदलाव है? क्या इतना आसान होगा जितना कि उनकी पार्टी के नेता मान रहे हैं कि इन्हीं को बनना चाहिए? क्या तमाम विपक्षी दल एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, एक तो वो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जेट प्लेन की खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें बैठकर वो देशव्यापी दौरा कर सके। लेकिन सवाल ये कि वो अगर देश में कहीं जाएंगे भी तो कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा कौन उनका समर्थन करेगा? क्या ममता बनर्जी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या KCR, क्या कुमार स्वामी, कौन जो है उनकी मदद करेगा, समर्थन करेगा? क्या केरल के अंदर लेफ्ट के लोग उनका स्वागत करेंगे? क्यों कोई किसी को स्वीकार करेगा? और तो सबसे बड़ी दावेदार स्वयं राहुल गांधी हैं, देशव्यापी यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है जिसका 1 से ज़्यादा राज्यों में प्रभाव है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो ये सब केवल अखबारों में बने रहने के लिए, मीडिया के अंदर लाइमलाइट में बने रहें, इसी के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। उनको भी मालूम है कि इस जिंदगी में तो वो कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जरूर देख रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा होगा नहीं। और इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से नीतीश की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बयान क्या दिया गया था, जिस पर यह प्रतिक्रिया बीजेपी के सामने आ रही है, वो सुनिए बात। जो योजना मुख्यमंत्री 2015 में लागू करते हैं, उसको आप 2019 में लागू करते हैं। प्रधानमंत्री के बनने के लायक नरेंद्र मोदी है कि नीतीश कुमार जी है, ये फैसला आपको करना है। इस बिहार की जनता को प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। प्रधानमंत्री इस देश का कौन होता है? प्रधानमंत्री इस देश को किसको होना चाहिए? जिसकी सोच हो, जो सोचे देश को बनाने के लिए, यह सोच जिसका होगा उसको हक है इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। उसको यह देश का प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। तो दूसरे का नकल करके योजना लागू करे और अपना पेट खुद थपथपाने का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।